भी उठ रही है। आपको बता दें कि कई राजनेता जो हैं वो इस बारे में पूछ चुके हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच जारी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच इस वक्त जारी है और जांच में यूपी एसटीएफ भी मदद करेगी। मुंबई पुलिस की 5 टीम जांच कर रही है और इस दौरान मुंबई पुलिस की 5 टीम जांच कर रही है। साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच जो है वो लगातार जारी है और यह भी कह दिया गया है कि ये जो हत्या हुई है। और धीरज त्रिपाठी हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। धीरज, जल्दी से बताएं क्या कुछ अभी ताजा अपडेट्स। 5 टीमें मुंबई पुलिस की जांच कर रही है, जिसमें एक टीम उत्तर प्रदेश पुलिस की भी बताई जा रही है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ टीम है उसके जो चीफ है उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस कानून व्यवस्था जो है अमिताभ यश, उनकी अध्यक्षता में इस पूरी टीम का गठन किया गया है। और बाबा सिद्दीकी का जो कल मर्डर हुआ है मुंबई में, उसके बाद से जो 2 आरोपी हिरासत में लिए गए उनमें से एक उत्तर प्रदेश का है। जो तीसरा आरोपी अभी फरार है और मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से उसके बारे में जानकारी दी गई है। तस्वीरों में आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो तीसरा आरोपी है वह भी उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। ऐसे में जो 2 आरोपी हैं वो बहराइच के रहने वाले हैं। और इस पूरे मामले को लेकर की मुंबई की जो पुलिस है, स्पेशल सेल है, उसने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ से संपर्क किया है। और अब यूपी एसटीएफ भी बहराइच में इन लोगों के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। किस प्रकार से ये लोग मुंबई पहुंचे और किसने इन लोगों को सुपारी दी, ऐसे तमाम घटनाक्रम को लेकर यूपी एसटीएफ के अधिकारी लगातार अब इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे और अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जो यूपी के जो शूटर निकले हैं उनकी पहुंच किससे थी, कैसे ये लोग मुंबई पहुंचे, किसने इन्हें सुपारी दी, ऐसे तमाम विषयों पर ये लोग लगातार छानबीन करेंगे और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी यूपी एसटीएफ की टीम। धीरज, जरा ये भी बताएं कि हरियाणा की पुलिस जो है वहां से भी जानकारी जुटाई जा रही है, कुछ हरियाणा से भी कनेक्शन है क्योंकि एक आरोपी हरियाणा से भी बताया जा रहा है, इस पर कोई अपडेट्स आपके पास? जी, मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो हरियाणा पुलिस के भी संपर्क में बताई जा रही है कि वहां का भी जो एक आरोपी है गुरमेल बलजीत सिंह, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, और ये जो उत्तर प्रदेश का धर्मराज कश्यप था, ये जो दोनों हिरासत में लिए गए, इनसे पूछताछ में तमाम सनसनीखेज खुलासे निकले हैं। और जो तीसरा आरोपी अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में अभी नहीं आ पाया है, उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की एसटीएफ सक्रिय हो गई है और जो इसके मोबाइल सिम वगैरह से इसकी लोकेशन उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करे। कुल मिला के यूपी एसटीएफ और मुंबई की जो तमाम टीमें हैं जो उसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए इस घटनाक्रम के खुलासे को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए धीरज, नजर बनाए रखिएगा, आप जानकारी लेंगे आपसे। और सीधा अब महाराष्ट्र के रुख कर रहे हैं। हमारे जो संवाददाता विकास हैं वो लगातार हमारे साथ संपर्क में हैं, अपडेट्स लगातार वो सुबह से दे रहे हैं। विकास, जरा ये भी बताएं कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार 8 घंटे पूछताछ करती रही, हालांकि अभी कुछ देर पहले कोर्ट में पेशी भी हुई है। पहले तो इस पर आप अपडेट्स दें और उसके बाद पूछताछ में क्या कुछ और सामने आ रहा है ये भी जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, कोर्ट में पेशी के बाद मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कस्टडी मांगेगी इन दोनों आरोपियों की, ताकि इनसे कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जा सके। क्योंकि जांच के अभी भी कई पहलू हैं जो सामने आने बचे हैं और इसी वजह से इनके कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है। पुलिस को ये जानने की जरूरत है कि इन्हें हथियार किसने मुहैया कराए, इन्हें पैसे किसने दिए और देने वाले का मकसद क्या था, मतलब ऐसी कौन सी रंजिश थी बाबा सिद्दीकी से जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। तो ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना मुंबई पुलिस के लिए बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कस्टडी की मांग की जाएगी। अमूमन पहली पेशी में मुंबई पुलिस अपनी तरफ से 7 से 10 दिन की पुलिस कस्टडी मांगती है, लेकिन अब ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो कितने दिन की कस्टडी ग्रांट करती है। इस मामले में तीसरा आरोपी फरार है, लेकिन उसका भी कनेक्शन जो निकल कर आया है वो यूपी के बहराइच से निकल कर आया है। तो जो 5 टीमें रवाना की गई हैं उनमें से एक टीम हरियाणा जा रही है, एक दिल्ली जा रही है और एक यूपी जा रही है। बाकी 2 टीम के लोकेशंस को डिस्क्लोज नहीं किया है मुंबई पुलिस ने। जांच में थोड़ी गोपनीयता बरती जा रही है ताकि तीसरे आरोपी तक पहुंचा जा सके जल्द से जल्द और पूरे मामले को जो है एक तरह से अनर्थ किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके। तो ये मुंबई पुलिस की स्ट्रेटेजी है। इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पर आकर रुका हुआ है। थोड़े देर में मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस इस केस के तमाम वो पहलू तमाम वो सवाल जो हम जानना चाहते हैं उसके जवाब हमें देगी। बिल्कुल विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद
जो तमाम सवाल लोगों के जहन में है कि आखिर क्यों हत्या की गई, क्या इसका मकसद था, सलमान खान से नजदीकी इसका हत्या का मकसद जो है वो था, या फिर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ में जो उनके संपर्क थे, जो संबंध थे, उनको लेकर भी एक नाराजगी थी, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरा इसमें एक एंगल जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी निकल रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पुलिस इस मामले से संबंधित अहम जानकारियां साझा करेंगी। लेकिन इसके अलावा जैसे अभी आपने जानकारी दी विकास की, कुछ देर पहले ही पेशी हुई है और फिर उसके बाद रिमांड पर इन्हें लिया जाएगा। जो पूछताछ का मैं जिक्र कर रही थी, 8 घंटे तक मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है और इस पूछताछ में क्या और अन्य आरोपियों की बात सामने आई है? क्या ये बात सामने आई है जैसे ये भी कहा जा रहा था कि रेकी की गई है और फिर उसके बाद में ये इस हमले को अंजाम दिया गया है, पैसा इन्हें दिया गया है? ये क्या इन तमाम बातों की जानकारी भी पुलिस को मिल पाई है इस पूछताछ में? जी बिल्कुल। देखिए, बीती रात सघन पूछताछ हुई है उन 2 आरोपियों से जो कस्टडी में लिए गए। उनसे जो पूछताछ में निकल कर सामने आया, वो पहला तो ये निकल कर आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, मतलब ये सुपारी किलर्स थे। इन्हें किराए पर इस हत्या को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस हत्या को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था और इसको करने के लिए 25 से 30 दिन से रेकी कर रहे थे पूरे बांद्रा इलाके की। न सिर्फ बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के घर पे, बल्कि उनके दफ्तर पे और भी उन तमाम जगहों पर जहां पर बाबा सिद्दीकी जाया करते थे। बाबा सिद्दीकी के कंप्लीट शेड्यूल के बारे में इन आरोपियों को पता था। वो जानते थे कि इनके पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, इनके सोशल एंगेजमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। ये तमाम जब चीजें इन्होंने सुनिश्चित कर ली, तब एक दिन मुकर्रर किया जिस दिन उन्हें हत्या को अंजाम देना था। पिस्तौल उन्हें बाहर से मुहैया कराई गई है और ये पहले से मुंबई में थे। मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ इस हत्या को अंजाम देने के लिए मुंबई नहीं आए थे, ये मुंबई में पहले से थे और ये इनका पेशा है। ये पैसे लेकर हत्याएं करते हैं, लिहाजा इनको आइडेंटिफाई किया गया और ये हत्या का कॉन्ट्रैक्ट जो है इनको दिया गया। विकास, जो जानकारी आप दे रहे हैं कि ये इससे पहले भी कई इस तरह के मामलों में लिप्त थे, क्या वाकई ये इस तरह के मामलों में लिप्त थे? क्योंकि कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि कोई पास्ट में इनकी कोई ऐसी हिस्ट्री, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन जो जानकारी आप दे रहे हैं उसके अनुसार इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तो क्या ये खुलासा हो पाया है कि अभी इससे पहले इन्होंने किस की हत्या को अंजाम दिया या किस तरह के ये क्रिमिनल बैकग्राउंड जो इनका है वो किन किन क्राइम से जुड़ा हुआ था? कुछ ऐसा खुलासा अभी हो पाया? जी बिल्कुल। देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के हमारे सोर्स ये बता रहे हैं कि जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं यूपी में, मसलन यूपी एसटीएफ में, यहाँ तक कि दिल्ली क्राइम ब्रांच में और हरियाणा पुलिस में भी, उनसे अब इनके पूरे प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है कि इनका क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या नहीं रहा है, या फिर ये एकदम फ्रेश रिक्रूट है। फ्रेश रिक्रूट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ इस पेशे में कुछ अपराधी जरूर ऐसे आते हैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, मतलब उन्हें पहली बार आजमाया जाता है। तो क्या ये फर्स्ट टाइमर्स है, इसकी भी जांच हो रही है, या फिर पहले से इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसकी भी जांच हो रही है। सारी चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएंगी। बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हो सकता है ये फ्रेश रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। क्रिमिनल्स जो हैं, अब कई बार ऐसा भी कहा जाता है, कुछ गैंग्स जो हैं वो इस तरह से हायर कर लेती हैं कि अगर कोई पिछला कोई ऐसा क्राइम का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है तो भी एक फ्रेश रिक्रूटमेंट की जाती है कि चलिए अब आपको देखते हैं, अगर आपने ये कर दिया तो फिर आपको गैंग में शामिल करेंगे। इस तरह की कई बातें सामने आती हैं, कई खबरों में हमने देखा है। अब आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि चूंकि आप मुंबई में मौजूद हैं, जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है, 20 से 30 दिन रेकी की गई, उसके बाद में ऑटो में बैठकर ये क्रिमिनल्स आते हैं, हत्यारे आते हैं और हत्या को अंजाम देकर जो है वो वहां से निकलते हैं। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, जो बांद्रा का जो जगह है जहां पर इनका ऑफिस था बाबा सिद्दीकी का, किस तरह से दाखिल होने का हिसाब जरा आप ये थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे संभव हो पाया? क्योंकि त्योहार का दिन था, लॉ एंड ऑर्डर वैसे ही काफी सख्त था और ऐसे में हत्या को अंजाम देकर ये हत्यारे निकलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। थोड़ा इस एरिया के बारे में हमें जानकारी देते हुए जरा इस मामले को स्पष्ट करें। बिल्कुल। देखिए, मैं उस स्पॉट पर जाकर आ चुका हूं जहां पर ये हत्या हुई। वहां पर स्पॉट पर वो बुलेट्स जहां घिरी हुई हैं, वहां पर पुलिस ने वो स्पॉट को ईयर मार्क किया हुआ है। सबसे पहले मैं उस लोकेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि वो एक डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब घनी आबादी वाला इलाका है। काफी ट्रैफिक होता है वहां पर, खासकर शाम के समय।
और बड़ा शोर शराबा होता है वहां पर। हम भले ये कहें कि दशहरा का दिन है, सुरक्षा चाक चौबंद थी, पुलिस सड़कों पे थी, लेकिन ये अपराधी तत्व ये बहुत अच्छे से जानते थे कि दशहरा के दिन पुलिस जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर बंदोबस्त की ड्यूटी में व्यस्त होगी। मतलब वो नेता 3 बड़ी रैलियां मुंबई में उस दिन हो रही थी, शिवसेना की 3 बड़ी रैलियां और 2 बड़ी रैलियां और एमएनएस की एक रैली वहां पर हो रही थी। तो पुलिस का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो था ना, वो बंदोबस्त की ड्यूटी कर रहा था, वो क्राइम डिटेक्शन और क्राइम कंट्रोल की ड्यूटी नहीं कर रहा था। और जब जैसे ही अटेंशन जो है डाइवर्ट होता है, तो इसी ऐसे ही स्थिति का फायदा जो है ये क्रिमिनल उठाते हैं। उन्हें पता था भीड़ भाड़ वाला इलाका है, हम अपने अपराध को अंजाम देंगे और वहां से भागने में भी हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ में बिल्कुल विकास बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जी बताएं विकास, बताएं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, रेकी तो ये कर ही चुके थे, इन्होंने दशहरा का दिन इसलिए शायद चुना, इसकी मुमकिनात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि दशहरा की जब शोभा यात्रा निकलती है तो आतिशबाजियां होती हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं, और उन पटाखों की आवाज में मुमकिन है कि गोलियों की आवाज दब जाए और उनका पकड़ा जाना बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि अगर गोलियों की आवाज सुनती है तो कॉमन पब्लिक बहुत अलर्ट हो जाती है और वो हमलावरों पर हावी हो सकती है। लेकिन गोलियों की आवाज किसी ने सुनी ही नहीं, रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम मिला और अपराधी जो थे बड़े आसानी से फरार हो गए। बिल्कुल, और इस बात का फायदा उठाया क्योंकि आतिशबाजी की आवाज ज्यादा होती है और ऐसे में हत्या को अंजाम देना आसान इसलिए भी हो गया कि आतिशबाजी की आवाज में जो गोलियों की आवाज है वो मिक्स हो गई और लोगों को ज्यादा पता नहीं चल पाया एकदम से क्या हुआ। विकास, आप वहां पर मौजूद होंगे, जो चश्मदीद हैं उनसे भी आपने खास बात की होगी, उन्होंने क्या कुछ जानकारी साझा की है, कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, जरा आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों तक हम ये जानकारी भी पहुंचाएं कि कैसे संभव हो, आसपास के लोग क्या बता रहे हैं। देखिए, मैंने भरपूर कोशिश की। जब मैं मौके पर गया तो मैंने वो स्पॉट तो देखा ही जहां पर बुलेट्स गिरे, उनके सेल्स गिरे थे और उन्हें ईयर मार्क किया गया था। लेकिन वहां पर चश्मदीद कैमरे पर आने से काफी घबरा रहे थे। वो इस पूरी घटना से इतने डरे हुए थे। ऐसा नहीं है कि इस घटना को किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं और डेड बॉडी जो थी बाबा सिद्दीकी की, उसको नहीं देखा, खून से लथपथ बाबा सिद्दीकी को किसी ने नहीं देखा, ऐसा नहीं है। वहां पे भीड़ थी, बहुतों ने देखा, लेकिन कोई भी कैमरे पर बात नहीं करना चाहता है। आज हम जैसे ही उस इलाके में गए, वो एक घनी आबादी वाला इलाका है, मुस्लिम वहां ज्यादा है बनिस्बत हिंदू के, हिंदू कम है, लेकिन हमने सबको टटोलने की कोशिश की कि कोई एक शख्स हमें मिल जाए जिसने ये वारदात अपनी आंखों से देखी हो और हमें आंखों देखी बता सके कि यह हुआ कैसे, हमलावर कहां से आए, बाबा सिद्दीकी कहां से निकल रहे थे। बाबा सिद्दीकी के साथ एक कंपेनियन भी था जो मामूली रूप से जख्मी हुआ है। तो ये सारी चीजें हम टटोलना चाहते थे, लेकिन वहां कोई कैमरे पर बात करने के लिए राजी नहीं हुआ। बिल्कुल, और अमूमन विकास ये बहुत संभव है, लोग अक्सर इस तरह से बचते हैं और खासकर हाई प्रोफाइल मर्डर केस है तो लोग अपने आप को बचा रहे होंगे और ऐसा संभव है। लेकिन ये भी एक सवाल हो रहा है, सभी यही पूछ रहे हैं, बल्कि कई राजनेताओं ने भी ये पूछा है कि लॉ एंड ऑर्डर, आखिर क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। एक व्यक्ति जो एक अच्छा बड़ा सेलिब्रिटी कहा जाता है, जिसको वाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, लेकिन उसका मर्डर हो जाता है इतनी आसानी से, ये भी बड़ा चौंकाने वाला नहीं है विकास? बिल्कुल, देखिए ये इंसिडेंट महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये मामला इसलिए भी बहुत ज्यादा संगीन हो जाता है कि महज कुछ महीने पहले, मैं कहूंगा कि इस साल के मध्य में ही हमने देखा कि सलमान खान के घर पे गोलियां चलाई गई। 5 राउंड फायर किए गए, वो भी उस समय जब सब लोग सो रहे होते थे। हालांकि गोलियां चलाने का मकसद वहां पे साफ था कि सलमान को सिर्फ डराना था। यहाँ तो हौसले और भी बुलंद है, यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक, हाँ वहां डराना था, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मामले में डराना नहीं था। अगर डराना होता तो कार पर फायरिंग की गई होती, चेस्ट में गोली नहीं मारी गई होती। लेकिन यहाँ पर साफ उनके चेस्ट में गोली मारी गई है, उनके पेट में गोली लगी है, हत्या के इरादे से ही गोलियां चलाई गई हैं। मतलब अपराधी तत्व या कहें कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमको हल्के में मत लीजिए, हम जब अपनी पर आएंगे तो हम हत्या भी कर सकते हैं। हम सिर्फ डराते या धमकाते नहीं है, जैसा कि हमने सलमान के मामले में किया। तो ये दोनों ही चीजें, एक तरफ उन्होंने डरा कर काम लेने की कोशिश की, दूसरी तरफ वो हत्या करके एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सवाल
बिल्कुल खड़े करता है महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कि क्या मुंबई पुलिस अब इतनी कमजोर हो गई है कि दिन दहाड़े यहाँ पर गोलियां चल रही हैं और गन कल्चर इस शहर में आ चुका है। जी बिल्कुल, वो पहला वक्त जब ऐसा हुआ करता था मुंबई में और बड़ा ही कंट्रोल उस वक्त किया गया था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत सुधारा गया था, लेकिन इस तरह के हो रहे अपराध एक बार फिर ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या मुंबई जैसी जगह पर एक बार फिर से जो क्रिमिनल्स हैं वो काफी एक्टिव हो गए हैं क्या, इस तरह के गैंग्स एक्टिव हैं क्या, ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे ये अपराधी जो हैं जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, बताया जा रहा है कि हरियाणा से तार जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश का एक आरोपी जो है इसमें बताया जा रहा है, और भी अन्य जगह के जहां पुलिस अभी टटोल रही है पूरे मामले को। और बिल्कुल सही बात है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद ये तमाम जो सवाल हैं ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे और लोगों को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन क्या इन आरोपियों के बारे में और कोई जानकारी अभी हासिल हो पाई है क्या? ये भी कहा जा रहा था कि इनके पास हथियार भी थे, क्या वो हथियार बरामद किए हैं पुलिस ने? कौन कौन से वो हथियार थे, इस पर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए हमने इसके पहले भी देखा सलमान खान वाले केस में कि जब भी जो किराए के किलर्स होते हैं या गोली चलाने वाले होते हैं, ये अलग अलग गैंग से ताल्लुक रखते ही हैं, इनका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन कभी कभी पकड़े न जाने को सुनिश्चित करने के लिए फ्रेश रिक्रूट भी होते हैं। जो नए लोग रिक्रूट होते हैं उनके पकड़े जाने की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो मुंबई पुलिस अब ये पड़ताल कर रही है कि ये नए लोग हैं जिन्होंने कोई गैंग ज्वाइन किया है या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है। रही बात उनसे कौन से असलहे बरामद हुए, हथियार बरामद हुए, तो सिर्फ एक पिस्तौल बरामद हुई है, वो भी उनकी नहीं थी बल्कि उन्हें मुहैया कराई गई थी। किस लोकेशन पर उनको ये पिस्तौल दी गई, इस काम के लिए कितने पैसे दिए गए, एडवांस कितना था और काम होने के बाद कितना था, तमाम जानकारियां जो हैं वो पुलिस निकाल चुकी है, लेकिन इसका खुलासा उसने अभी तक नहीं किया है। ये खुलासा मुमकिन है कि अब से थोड़ी देर बाद जो मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें हो और पूरी तस्वीर साफ हो कि ये लोग कौन हैं, किस गैंग से ताल्लुक रखते हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है और इसके अलावा इनके पास ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो इस वजह से पर्दा हटा सकें कि आखिर क्यों बाबा सिद्दीकी जैसे एक लोकप्रिय नेता की हत्या कर दी गई। विकास, जरा ये भी बताएं, बाबा सिद्दीकी के जो नमाज़े जनाजा है उसका वक्त 7 बजे तय किया गया है और इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? कितने बजे का वक्त है, अब कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं? और क्योंकि कई राजनेताओं से तो चूंकि वो एक नेता भी रहे थे, तो ऐसे में राजनेताओं का जमावड़ा तो लग ही रहा होगा, बार बार आना और जाना सब हो रहा है। सलमान खान भी वहां पहुंचे थे उस वक्त, रात के 2:30 बजे वो पहुंचे हैं। तो कौन कौन लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इस पर क्या कुछ जानकारी 7 बजे जो वक्त है उस पर? जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों के जरिए सारी चीजें समझाना चाहूंगा। मैं इस वक्त खुद बाबा सिद्दीकी के बांद्रा स्थित घर पर हूँ। हाँ। मेरे कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो कैमरा पैन करे तो वो जगह दिखा पाएंगे जहां पर लोग अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कई राजनीतिज्ञों को हम देख चुके हैं, एनसीपी के राजनीतिज्ञ यहाँ पर आ चुके हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नेता यहाँ पर आ चुके हैं, जो करीबी हैं परिवार के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसी इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर, ये मकबा हाइट्स नाम की जो इमारत है, इसी की सबसे ऊंची मंजिल पर एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट है। उस ड्यूप्लेक्स फ्लैट में ही बाबा सिद्दीकी रहते थे और इस समय उनका पार्थिव शरीर अभी उनके घर पर ही रखा गया है। तो लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वहां पर जा रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। और एक रिवाज है मुस्लिम समुदाय में कि दफनाने से पहले एक नमाज पढ़ी जाती है जिसे नमाज़े जनाजे की नमाज कहा जाता है। ये एक मस्जिद में पढ़ी जाती है। जी बिल्कुल, वो मस्जिद जो है यहाँ से महज कुछ दूरी पर है। तो वो जो नमाज है वो पढ़ी जाएगी तकरीबन 7:30 के आसपास और उसके बाद शव यात्रा वहाँ से प्रारंभ होगी और वो दक्षिण मुंबई में मरीन लाइंस में तकरीबन 13 किलोमीटर की यात्रा ये होगी। और मरीन लाइंस में जो बड़ा कब्रिस्तान नाम से जो कब्रिस्तान है वहां पे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उन्हें दफनाया जाएगा। तो ये गहमा गहमी है यहाँ पर। आप पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देख सकती थी कि किस तरीके से यहाँ आने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं या क्राउड को मैनेज करने के लिए कितना बड़ा जत्था यहाँ पर पुलिस का मौजूद है। लेकिन अब तैयारी जो है अंतिम यात्रा की, अंतिम यात्रा की तैयारी जो है वो हो रही है और 7 बजे जो नमाजे जनाजा है उसका वक्त
मुकर्रर किया गया है और जैसे जानकारी लगातार हमारे संवाददाता विकास हम तक पहुंचा रहे हैं तमाम अपडेट्स। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरे अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और अपडेट्स के लिए हम जुड़ेंगे बहुत जल्द आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।